हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके जीएस पेपर 2 यानी जो पॉलिटी और आईआर का सेक्शन होता है उसमें भी हम उन प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और उसके फॉर्मेट को समझेंगे आंसर के लिए, जो प्रश्न आगामी 66वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं उनको 3 प्रश्न को ज्यों के त्यों पूछ लिया गया है। अब जब प्रीवियस ईयर बीपीएससी का और यूपीएससी दोनों का प्रीवियस ईयर निकाल के जब उसकी मिलान कराएंगे तो कम से कम 3 प्रश्न, एक साल तो 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे सीधा सीधा बिना कोई शब्द चेंज किए यूपीएससी से, और जो वो भी जस्ट प्रीवियस ईयर। इसलिए हम आज उन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग के रूप में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन द पास्ट फ्यू डेकेड। हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरियाज इन द विच द ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। अब देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स उत्तर में आपके होने चाहिए और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब चूंकि यूपीएससी में तो 250 शब्दों में आंसर देने रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी 66वीं बीपीएससी में अगर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें आंसर देने होंगे कम से कम 450 शब्दों में। इसलिए हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि लेंगे कि भारतीय संसद के उच्च सदन का प्रत्यक्ष इतिहास 1919 के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत ब्रिटिश भारत के पहले द्विसदनीय विधानमंडल से संबंधित है। यानी हमने मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उल्लेख कर दिया। दूसरा जो हम फैक्ट देंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का उल्लेख है और राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा प्रदान किया गया है। अब आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर ये प्रश्न क्यों पूछा गया। अभी हाल ही में 2019 में राज्यसभा ने अपनी 250 बैठकी पूरी की थी। और जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वहाँ से हमेशा आप देखोगे कि यूपीएससी वहीं से प्रश्न उठाता है। सब्जेक्ट ट्रेडिशनल रहेगा लेकिन उसको करंट के टॉपिक से जोड़ के वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा में 250 बैठक अपनी पूरी की थी 2019 में, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। अब आपको पहले बताना होगा कि उपयोगहीन स्टेपनी टायर, ठीक है, कि कुछ उदाहरण बताने होंगे क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो इसके आलोचक हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जैसे कि अगर संयुक्त बैठक की स्थिति आती है तो राज्यसभा की स्थिति गौण हो जाती है। इसके अलावा जो वित्त यानी फाइनेंस से संबंधित बिल होते हैं उसमें भी राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर होती है। तो 2-3 पॉइंट्स में आप बताएंगे कि उपयोगहीन स्टेपनी टायर क्यों आलोचक कहते हैं। लेकिन कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, कौन से ऐसे चेंज हुए हैं विगत दशक में जिससे लगता है कि चीज़ें बदली हैं और आज सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ है। तो पहले तो आप बताएंगे कि नेहरू काल में जब कांग्रेस का दोनों ही सदनों में पूर्ण बहुमत हुआ करता था तो राज्यसभा में भी किसी भी चीज़ पर उसी तरीके से चर्चा होती थी जिस तरह से लोकसभा में चर्चा होती थी, और ज़्यादातर जो बड़े नेता थे वो लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन धीरे धीरे जो ही भारतीय लोकतंत्र का विकास होता गया और जब गठबंधन का दौर आया तो उसमें धीरे धीरे कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय दल थे उनकी भूमिका राज्यसभा में बढ़ती गई और अलग अलग विचारधारा के लोग राज्यसभा में आते गए, यानी विभिन्न विचारधाराओं का संगम बनता गया राज्यसभा। और गठबंधन के काल में किसी भी विधेयक पर जो चर्चा थी उसको पास कराना में राज्यसभा की भूमिका अहम होने लगी। इसके बाद नेहरू एरा को आप दिखाएंगे, इसके बाद कोलिशन एरा को दिखाएंगे, इसके बाद हम आएंगे मोदी एरा में। मोदी एरा में भी क्या हुआ कि लोकसभा में स्थितियां मजबूत हुई, एक दल का पूर्ण बहुमत हो गया। ऐसे में लोकसभा से किसी भी बिल को पास कराना आसान हो गया। ऐसी स्थिति में राज्यसभा की भूमिका और बढ़ गई। और राज्यसभा की भूमिका की बात करें तो राज्यसभा ने जीएसटी बिल हो या कश्मीर का 370 से संबंधित अमेंडमेंट हो, 370 का जो बिल था आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा में नहीं, वो सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया था। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल को कोट करेंगे। और क्या आप कोट करेंगे कि लोकसभा की शक्ति ही है
जो कि बहुत सारे विधेयक को सरकार ने राज्यसभा के डिबेट से बचाने के लिए अध्यादेश के जरिए उसे पास कराने की कोशिश की और एक ही बिल को दो दो बार तीन तीन बार अध्यादेश के जरिए लाया गया। भूमि अधिग्रहण बिल का आप उदाहरण दे सकते हैं। तो आपको 3 से 4 या 5 भी उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान स्थिति में राज्यसभा की भूमिका क्यों बढ़ी है। इसके अलावा आप 2-3 कोट भी हैं जिसको आप कोट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। उत्तर में बीच बीच में इस तरह के कोट का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यसभा की प्रासंगिकता पे राज्यसभा के पहले सभापति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, यह एक साधारण अवधारणा है कि सदन न तो सरकार बना सकता है और न ही इसे गिरा सकता है, इसलिए एक निरर्थक सदन है। परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें यह सदन सार्थक रूप से पूरा कर सकता है। संसद न केवल वैधानिक निकाय है बल्कि यह एक विमर्शी सदन भी है। जहाँ तक इसके विमर्शी कार्यों का संबंध है, यह हमें बहुमूल्य योगदान करने के लिए होगा। यह हमारे कार्य पर निर्भर होगा कि क्या इस 2 सदनीय प्रणाली का औचित्य सिद्ध कर पाते हैं, तो अब हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। इसके अलावा एक डिबेट में एक सांसद ने कहा था कि लोकसभा अगर देश का दिल है तो राज्यसभा देश का दिमाग है। यानी कि जितने भी वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य होते हैं और जितनी राज्यसभा की डिबेट की महत्ता होती है, वो लोकसभा की तुलना में उसकी अहमियत कहीं ज़्यादा होती है। क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, आप उनकी योग्यता निकाल के देखेंगे तो लोकसभा की तुलना में वो ज़्यादा योग्य होते हैं। वैसे उनका शैक्षणिक स्तर आप रिपोर्ट निकाल के देखोगे एडीआर की, तो लोकसभा की तुलना में हमेशा उसकी उत्कृष्ट रही है। आप वैश्विक स्तर पर भी तुलना कर सकते हो कि एक लोकोक्ति है, थॉमस जेफरसन और वाशिंगटन के बीच एक चर्चा हो रही थी सुबह सुबह। तो थॉमस जेफरसन ने वाशिंगटन से पूछा कि दूसरी सदन जो बनाई गई है कांग्रेस की, उसकी क्या उपयोगिता है। तो जेफरसन को बड़ा अच्छा जवाब दिया था वाशिंगटन ने कि जिस तरीके से इस कॉफ़ी को आपने पहले छोटे से कप में डाला, आप डायरेक्ट भी तो पी सकते थे। तो जेफरसन ने कहा कि मेरा जो माउथ है वो पीतल का थोड़ी बना हुआ है कि मैं गर्म अब उसमें रख लूँ। तो तब वाशिंगटन ने कहा था कि जो आपने कप में डालकर इस चाय को कॉफ़ी को ठंडा किया, वही काम दूसरी सदन करती है, उच्च सदन करती है। जब भी कोई लोक दबाव में कोई निर्णय या कोई बिल पास हो जाता है लोकसभा से या निचली सदन से, तो राज्यसभा की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कुछ दिन तक के लिए ठंडे बस्ते में डाले, उस पर चर्चा करे और चर्चा और विमर्श के बाद जो तार्किक रूप से चीज़ें हैं वही पास होकर कानून बन सके। लोक दबाव में कोई भी चीज़ जल्दबाजी में, उतावलेपन में कानून ना बन सके। तो ये तो रहा ये प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है वो IR से संबंधित है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ए ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम ए मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स डिस्कस। चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट के रूप में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले तो आप क्वाड को बताते हुए पृष्ठभूमि की कि ये जो है किसका ब्रेन चाइल्ड था। तो उस समय के जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका एक ब्रेन चाइल्ड था किस तरीके का एक इंडो पैसिफिक रीजन में एक संगठन बनाई जाए और इसमें 4 देश शामिल हैं क्वाड में, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और USA। इसके बाद क्वाड की हमेशा 1-2 साल पर मीटिंग होती रहती है, सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। तो पहले जो मूलतः क्या था, ये एक सैन्य अलायंस था, सैन्य गठबंधन था। किंतु अब आपको बताना है उदाहरण देकर कि किस तरीके से एक व्यापारिक गुट के रूप में रूपांतरित हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि जो वर्तमान समय है उसमें सैन्य शक्ति से अधिक कोई भी देश की शक्ति का मूल्यांकन आर्थिक स्थिति से किया जाता है। वर्तमान दौर में जब चाइना की आर्थिक स्थिति बाकी की तुलना में और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, खासकर अब जब कोरोना एरा की बात करेंगे, कोविड-19 की, तो उसमें सबसे तेज़ी से रिकवरी करने वाले देशों में एक रहा चाइना। अब तीनों देशों की स्थितियों को आप बताएंगे। अमेरिका में एक मुहिम चली चाइना विरोधी की, ट्रेड वार अमेरिका और चीन में चल रहा था। भारत में भी सीमा विवाद के कारण चीन से संबंध खटासपूर्ण रहे।
ऑस्ट्रेलिया में भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ पे भी दक्षिण पंथ के समर्थित सरकार बनी, किंतु शिंजो आबे के जाने के बाद जापान की स्थितियाँ बदली और वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सुगा, उनके चीन के साथ संबंध अच्छे हैं। यानी कि वर्तमान जो दौर है वो सॉफ्ट पावर का दौर है। ऐसे में पैसिफिक रीजन में भी सैन्य केवल इस अभ्यास से कोई राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो इन राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि हम आपसी व्यापार को चाइना से शिफ्ट कर आपस में अगर हम डेवलप करें तभी हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। केवल सामरिक दृष्टि से चाइना को काउंटर करना आज के डेट में संभव नहीं है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से जो डेयरी के उद्योग की वस्तुएं होती हैं उसकी जो आयात थी उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में भी अंदर अंदर जो व्यवसायिक वर्ग था उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। यूएसए का में भी जो बड़े बड़े कंपनियां थीं जिनका भारी निवेश था चीन में, ट्रंप सरकार की नीतियों के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्होंने यूएसए कोर्ट में केस लगाई थी कि उन्हें ट्रंप की जो विदेश नीति है उसके कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी हो चुके हैं और जो नई सत्ताधारी पार्टी है उसने निर्णय लिया है कि वो चीन के साथ संबंधों पर फिर से चर्चा करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो सामरिक चीज़ें हैं उस पर जो आर्थिक चीज़ें हैं वो वरीय होते जा रही हैं, उस पर सुपरसीड कर रही हैं। यही स्थिति क्वाड को लेकर भी है। बाकी देशों ने, भारत ने चीन की तुलना में अमेरिका से व्यापार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और लिमोया समझौता हुआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अलावा भी हमने अभी 14 या 15 समझौते ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। तो आप इन उदाहरणों के साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो जो है सामरिक दृष्टि से ज़्यादा अब एक आर्थिक मंच के रूप में उभरा है। आप कुछ दोनों देशों जो द्विपक्षीय व्यापार के डेटा है उसका भी यूज करेंगे कि किस तरीके से जो चाइना से जो व्यापार है, ऑस्ट्रेलिया का चाइना से जो पहले व्यापार था और अब व्यापार है उसमें कमी आई है, और जो आपसी व्यापार है इन चारों देशों के उसमें वृद्धि आई है। तो इस तरीके का डेटा का उपयोग करके आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। जो डेटा के साथ जो डिटेल एनालिसिस होगी वो हम बाद में लेकर आएंगे, क्योंकि अभी पेपर 2, पेपर 3 यानी कल एग्जाम हुए थे, आज पेपर 3 और 4 का एग्जाम है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को डिटेल में आपके साथ पीडीएफ भी साझा की जाए। 65वीं बीपीएससी में भी कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रश्न आगामी बीपीएससी में जो मुख्य परीक्षा होगी 66वीं को उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचना परीक्षण कीजिए। पहले तो आपको बताना होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उन देशों में स्वास्थ्य की स्थिति को एक सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसकी की स्थापना 7 अप्रैल 1947 को की गई थी। इसके अलावा वर्तमान में इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब आप बताएंगे कि कोविड-19 महामारी को लेकर इसकी स्थिति यानी जो ये संस्था है उसको लेकर आलोचना की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो 3-4 चीज़ें हैं उसको आप क्लियर कट बताएंगे। किसी भी महामारी को पेंडेमिक घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो WHO के पास है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का मानना है कि WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित करने में पेंडेमिक घोषित करने में देर की। इसके साथ ही साथ जो डेटा है उस डेटा को भी अन्य देशों के साथ उन्होंने साझा नहीं किया। चाइना में मैन मेड वायरस होने का अमेरिका जैसे देशों ने इल्ज़ाम लगाया है। इसकी भी जांच, निष्पक्ष जांच WHO ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर नहीं कराई। इसके साथ ही साथ लक्षणों को लेकर भी WHO ने जो गाइडलाइन जारी किए उसमें हमेशा एम्बिग्विटी रही। कभी WHO ने कहा कि वो एयर के माध्यम से यानी वायु के माध्यम से भी फैल सकता है, फिर इसका खंडन किया गया। जो क्वारंटाइन पीरियड था उसको लेकर, इंक्यूबेशन पीरियड था उसको लेकर भी WHO के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए उसमें एम्बिग्विटी हमेशा विद्यमान रही। ऐसा नहीं है कि WHO ने कोई सकारात्मक कार्य नहीं किए। WHO ने अल्प विकसित राष्ट्रों में कोविड-19 से संबंधित किट पहुंचाने में PPT किट, ग्लव्स,
इन सब चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसके आंकड़े भी सामने आए हैं। फिर आप बताएंगे क्या अमेरिका राष्ट्रपति ने जो WHO की फंड थी उसको भी रोक दिया, यानी WHO और अमेरिका के मध्य में जो आर्थिक मदद को लेकर जो विवाद हुआ उसको भी आप बताएंगे। इसके बाद जो इसकी मेडिसिन होनी चाहिए और वैक्सीनेशन की प्रोसेस होनी चाहिए उसमें WHO ने क्या क्या किया, इन सारी चीज़ों का आप उल्लेख इस उत्तर में करेंगे। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है और BPSC में इस तरह के प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है, और खासकर PIL, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म BPSC का पेड टॉपिक है। प्रश्न है कि न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न में तो पहले तो आप बताएंगे कि भारत में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कंटेनर टाइट जो मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है उस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की स्थिति रखी गई है और तीनों ही जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है उसमें एक चेक और बैलेंस की स्थिति बनाई गई है। इसके बाद आप PIL के बारे में थोड़े से बताएंगे कि PIL क्या होता है। तो अगर अब साधारण भाषा में बात करें तो जनहित याचिका का अर्थ एक कानूनी पहल की शुरुआत से लिया जाता है जो वंचित याचिकाकर्ताओं की ओर से जनहित के प्रवर्तन या उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में की जाती है। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जा सकती है। इसकी शुरुआत में जस्टिस PN भगवती की अहम भूमिका मानी जाती है। आपके PIL के संबंधित कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स का भी उल्लेख कर सकते हैं, जैसे हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इन 3 केसों का आप उल्लेख कर सकते हैं। अब आप बताएंगे कि कैसे ऐसा लगता है कि PIL से जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्देश जारी करती है वो कहीं ना कहीं सरकार की यानी कि जो विधायिका की कानून बनाने की शक्ति है उसको हस्तक्षेप करता है। तो कुछ उदाहरण देंगे, जैसे उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि नेशनल हाईवे के 500 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं हो सकती है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफ़ी दुविधा रही। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने गाइडलाइन में इसको सरल किया, तो इस बात का आप उल्लेख करेंगे। किंतु आप बताएंगे कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे PIL वादों में उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय रहा है वो लोकहित में रहा है और कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं है, यानी कि अगर किसी वंचित वर्ग के लाभ के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो उसको हम टकराव नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो सिद्धांत है इंडिया में उसका उल्लंघन करता है। लेकिन आप 1-2 उदाहरण दिखाएंगे जहाँ पर प्रेम से ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है। फिर दूसरी बात आप कहेंगे कि PIL का उपयोग हमेशा वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के रूप में होना चाहिए, न कि निजी हित याचिका यानी प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में इसका यूज नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हित याचिका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में इसका यूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रचार हित याचिका यानी प्रमोशन इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में भी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किया है, जैसे कि याचिकाकर्ताओं का प्रमाण पत्र, लक्ष्य या उद्देश्य की जांच करना, और अगर ऐसे मामले मिलते हैं जिसमें प्राइमा फेसी लगता है कि यह मामला केवल प्रचार के लिए दायर किया गया है तो उसमें मोटी फाइन लगाना। और आपने सुना भी होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL याचिका दायरकर्ता वकील थे उस पर 1.5 लाख रुपए की फाइन लगाई थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमने आज 3 प्रश्न लिए जो कि पोल साइंस और पॉलिटी और IR से संबंधित थे। हम कोशिश करेंगे कि वैसे प्रश्न पेपर 3 में भी कुछ प्रश्न आए हैं जो कि BPSC में पूछे जा सकते हैं, यानी पूछे जाने की संभावना है। उन प्रश्नों को अभी इस तरीके से डील करेंगे, आगे हम फॉर्मेट में बनाकर आपके लिए PDF के साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों में साझा करें। साथ ही साथ हमारा 65वीं BPSC
में जो प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर जो ट्रिकी प्रश्न है, जैसे पॉलिटी वाला जो प्रश्न पूछा गया था फंडामेंटल राइट से संबंधित, या फिर लेजिस्लेशन से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट सोवर्जन है, सॉरी भारतीय जो संसद है वो सोवर्जन है या नहीं है, संप्रभु है या नहीं है, तो उन प्रश्नों को हम फॉर्मेट तैयार करने में हमारी टीम लगी हुई है। उसके साथ ही साथ 65वीं बीपीएससी का हमने कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल के टोटल पेपर 1 में जो 12 प्रश्न पूछे गए हैं डीआई से इंक्लूड करके कुल 15 प्रश्न हो जाते हैं, और इधर सेकेंड पेपर में भी 14 प्रश्न हो जाते हैं। उन सारे प्रश्नों के मॉडल उत्तर आपके साथ हम साझा करें।